प्यारे बहनों और भाइयों, कांग्रेस के सभी साथियों, सभी नेतागण, मंच पे बैठे हुए पंखुड़ी जी, जुबैर खान जी, रोहन गुप्ता जी, आप सबका इस मेगा वर्चुअल रैली में बहुत बहुत स्वागत। मुझे बताया गया है कि मिर्ज़ापुर, मोहम्मदाबाद, हुसैनगंज, रामपुर खास, अलीगंज, सुल्तानपुर, बलिया, सफ़ीपुर, मऊ, मानिकपुर, सहजनवा, रानीगंज, रामपुर कारखाना, घनघट्टा, सकलडीहा, चौरी चौरा, बांसडी, बदलापुर, मेजा, चुनाव, रुदौली, गौरा, सब विधानसभाओं से यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। शायद रायबरेली और अमेठी के भी हैं, है? दिखाइए जरा हाथ उठा के, रायबरेली वाले कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। अमेठी वाले भी। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस रैली में। तो देखिए, कहाँ हैं? आ गए? दिख रहे। अच्छा, चलिए, नमस्कार, सबको बहुत बहुत स्वागत। आज मेरी शादी की सालगिरह भी है, तो आज मेरे लिए बहुत शुभ दिन है। 25 साल हो गए। मुझे खूब बधाई भेजिए जहाँ भी हैं आप। देखिए, कुछ समय से चुनाव चल रहे हैं। अब आपके सामने सारी पार्टियां आ रही हैं चुनाव के समय, सब नेता आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रचार कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से तकरीबन यूपी के सारे ज़िलों में, हो सकता है कुछ ज़िले छूटे हैं, लेकिन सारे ज़िलों में मैं किसी न किसी मौके पे गई हूँ। और मैंने उन दौरों के बीच मैं गांव में गई, मैं नवयुवाओं से मिली, मैं महिलाओं से मिली, मैं दलित वर्ग के लोगों से मिली, मिडिल क्लास के लोगों से मिली, तमाम यूपी की जो जनता है उनसे मैं मिली। उनमें से एक ऐसा जना नहीं था जो मुझे बता पाया कि पिछले 5 सालों में भाजपा के राज में उनकी तरक्की हुई है। जिससे भी मैं मिली, उनकी एक बड़ी बड़ी समस्या थी। नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। तमाम नौजवान बेरोजगार हैं। किसी भी शहर में जाएं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप जैसे माता पिता ने उनको मेहनत से, अपने खून पसीने से कमाकर उनको पढ़ाया, क्वालिफिकेशंस हैं, कोई ITI पास है, किसी ने BA की है, किसी ने MA की है, लेकिन रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से किसानों से मिली। किसानों से पता चलता है कि उनकी रोज़ी रोटी कमानी मुश्किल हो गई है। ललितपुर में गई, वहाँ पे ऐसे किसान के परिवार मिले जिनके कमाने वाले, जिनके पिता, जिनके पति खाद की लाइन में खड़े खड़े गुजर गए, क्योंकि उनको खाद नहीं मिल रहा था। बारिश अभी अभी आई थी, उन्होंने सोचा खेती हो जाएगी, खाद की लाइन में, खाद वितरण केंद्र में गए, खाद की लाइन में खड़े हुए। डर लगा कि घर चले जाएंगे खाना खाने या थोड़ा सा आराम करने, तो खाद नहीं मिलेगी, तो घर नहीं गए। खड़े खड़े 2-2, 3-3 दिनों के लिए वहीं पे उनका देहांत हो गया। खाद नहीं मिल रही है। उसी समय ललितपुर में जब हम उस दिन वहाँ थे, हमने कहा कि चलो हम सरकारी खाद केंद्र देख लेते हैं, वितरण केंद्र। सारे सरकारी वितरण केंद्र बंद थे, सिर्फ प्राइवेट वाले खुले थे, और वहाँ पे बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें थी। इसी तरह से किसान बिजली के बिल, पेट्रोल डीजल की महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, कमा नहीं पा रहा है, उसे दाम नहीं मिलता सही, न गेहूं का दाम मिलता है, न धान का दाम मिलता है, न गन्ने का दाम मिलता है। तो इस परिस्थिति में इंसान क्या करे? आगे बढ़िए। महिलाओं पर अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है। जहां जहां मैं जाती हूँ, ऐसी महिलाओं से मिलती हूँ जिन पर अत्याचार हुआ, सबसे पहली चीज मुझे ये बताई जाती है कि दीदी, प्रशासन ने, पुलिस ने हमारी मदद नहीं की। जिसने अत्याचार किया उसकी मदद हो रही है। हम FIR फाइल करने जाते हैं, हमारा FIR भी फाइल नहीं हो रहा है। मैं आगरा में अरुण वाल्मीकि के घर गई,
अत्याचार हो रहा है। जहां जहां मैं जाती हूँ, ऐसी महिलाओं से मिलती हूँ जिन पर अत्याचार हुआ, सबसे पहली चीज मुझे ये बताई जाती है कि दीदी प्रशासन ने, पुलिस ने हमारी मदद नहीं की। जिसने अत्याचार किया उसकी मदद हो रही है। हम एफआईआर फाइल करने जाते हैं, हमारा एफआईआर भी फाइल नहीं हो रहा है। मैं आगरा में अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि के पूरे परिवार के 18 सदस्यों को बेवजह पुलिस ने उठाकर पुलिस थाने में उनकी पिटाई की। 3 दिनों के लिए पिटाई की। ऐसी पिटाई की कि मैं उसका आपके सामने मैं उसके बारे में बोल भी नहीं सकती। किस तरह से उनको पीटा गया। उनकी पत्नी, जिनका 1 महीने का बेटा था, का बच्चा था, उनको भी पीटा गया बेरहमी से। अरुण वाल्मीकि की मृत्यु हो गई। तो जो स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, वो आप सब देख रहे हैं। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जी रहे हैं उनको। सुबह उठते हैं, कमाने की कोशिश करते हैं, रोजी रोटी नहीं कमा पाते, नौकरी नहीं मिल रही है, अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है, महंगाई हो रही है, और कोई सुनवाई कहीं नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वही एक ही बिसात पर खेल रहे हैं। चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो। आपसे जब ये वोट मांगने आते हैं, बातें करने आती हैं, तो कैसी बातें करते हैं? सांप्रदायिकता की बातें करते हैं, धर्म के आधार पर आपके जज्बातों को उभारने की कोशिश करते हैं, जाति के आधार पर आपके जज्बातों को उभारने की कोशिश करते हैं, नौकरी बनाने, रोजगार दिलवाने, महिलाओं पर अत्याचार कम करने, महिलाओं को सशक्त करने की बातें, दलितों की सुरक्षा की बातें, महंगाई को कम करने की बातें, ये बातें नहीं होती। आपको या तो ये बताया जाता है कि बहुत काम किया है हमने। उत्तर प्रदेश में मोदी जी उस दिन कह रहे थे कि पता नहीं कितने हजारों लखपति बन गए हैं। अरे मैं गांव-गांव में जाती हूँ, जिले-जिले में जाती हूँ, मुझे तो कोई लखपति नहीं दिख रहे हैं। मुझे तो उल्टा दिख रहा है कि जो लखपति था वो भी गरीब होने लगा है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए बनती है। उनकी नीतियां उनके लिए बनती है, उनकी राजनीति उनके लिए चलती है, उनकी मीडिया भी उनके लिए ही चलती है। आपने देखा होगा कि किसान कानून लाने की क्या कोशिश की उन्होंने। अगर किसानों ने 1 साल के लिए आंदोलन नहीं किया होता और अगर उस आंदोलन के अंत में चुनाव नहीं आ रहा होता, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि कोई बदलाव नहीं आता। मोदी जी आपके सामने आकर झूठे आंसू बहाकर आपसे माफी नहीं मांगते उन कानूनों के लिए, अगर चुनाव नहीं आ रहा था। 1 साल बीत गया, किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, चाहे वो यूपी के किसान थे, पंजाब के थे, उत्तराखंड के थे, हरियाणा के थे, आंदोलन किया, कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। सारे किसान कह रहे थे कि ये जो आप बिल ला रहे हैं ये हमारी भलाई के लिए नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार कह रही थी नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए ही है। असलियत क्या थी कि वो सारे कानून जो बन रहे थे वो उन्हीं उद्योगपतियों को किसानों की मेहनत की कमाई देने की साजिश थी। आप लोगों ने आंदोलन किया, इसीलिए वो साजिश रुक गई। चाहे कोई भी आप नीति देखें, देखिए रोजगार कहाँ से बनते हैं। रोजगार कोई बड़े बड़े उद्योगपति नहीं बनाते, मैं बता रही हूँ आपको। जिन उद्योगपतियों को पूरी संपत्ति देश की बेची जा रही है वो रोजगार नहीं बनाते। जिन्होंने रोजगार बनते हैं पीएसयू से। सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ से बनते हैं? रेलवे से बने, बीएचईएल से बने, जहाँ जहाँ आपके जिलों में ऐसे कारखाने लगे थे, आपको मालूम है कि उससे कितने रोजगार मिलते हैं। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? ऐसी जितनी भी संस्थाएं बनाई गई थी उनको आस्ते 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 अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को बेच डाला। जिनको नहीं बेचा, जैसे रेलवेज, बीएचईएल, उन्हें भी बेचने की योजना बन रही है। देश के सारे हवाई अड्डे उनको बेचे, देश के सारे बंदरगाह उनको बेचे, देश की पूरी मीडिया उन्हीं की है, देश की टेलीकॉम, पेट्रोकेमिकल सारे उन्हीं को सौंप दी। तो बचा क्या? रोजगार कहाँ से मिलेगा? जो सरकारें लाखों पद, सरकारी पद खाली छोड़ सकते हैं। 5 सालों के लिए भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 12 लाख खाली पद छोड़े हैं। 5 साल का टाइम था, क्या उनको 12 लाख बेरोजगार युवा नहीं मिले? मैं तो हर मीटिंग में हाथ उठवाती हूँ, हजारों हाथ उठते हैं कि हम बेरोजगार हैं। तो उन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया?
वो रोजगार के वो जो पद थे उनको भरा क्यों नहीं? 5 सालों से नहीं किया, चुनाव आ गया, आपके सामने आके कहते हैं कि हम भरवाएंगे। अच्छा, यही चीज समाजवादी पार्टी करती है, यही चीज बसपा करती है। खोखली घोषणाएं चुनाव के समय, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अपने राज्य में क्या किया, अपने समय में क्या किया, उससे पता चलता है कि उनकी कितनी काबिलियत है और किस तरह की सरकार चला के देंगे। अब नेता का धर्म क्या होता है? नेता का धर्म होता है जनता की सेवा करना। ये धर्म ये सारे नेता भूल चुके हैं। जब आप संकट में थे, आपके पास कोई नहीं आया। पंखुड़ी जी ने आपको सुनाया कि जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उन्नाव में हुआ, हाथरस में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, किसने सुनवाई की? क्या ये बड़े बड़े नेता, चाहे समाजवादी के हों, बसपा के हों, भाजपा के हों, क्या ये अपने घर से निकल के आए देखने के लिए? चलिए, घर से नहीं निकलना, इन्होंने पूछा भी कोई व्यवस्था है, कोई मदद कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।